नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण में हर तरफ रण नजर आ रहा है, मिसाइलें तनी हुई हैं, बारूद बरस रहे हैं। एटम बम अब सिर्फ धरती नहीं, सीधे मेज पर रखा विकल्प है। कहीं गदर मचा है, कहीं हाहाकार तो कहीं चीख पुकार से आसमान कांप रहा है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ एक सीमा तक सीमित नहीं, एक देश तक सीमित नहीं, एक मोर्चे तक सीमित नहीं है। हर दिशा में आक्रमण के ओंकार है। और आज आक्रमण में दिखाएंगे जंग की वो तस्वीरें जो दुनिया को भय के मुहाने पर लाकर खड़ी कर रही हैं। आक्रमण की 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, जहां दुनिया युद्ध के हुंकार के बीच खड़ी है। पहली तस्वीर रूस और यूक्रेन की, जहां सवाल अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन का नहीं। जिस तरह यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश हो रही है, पूरे देश में कोहराम है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। तो क्या अब व्लादिमीर पुतिन सबसे खतरनाक हथियार एटम बम का विकल्प चुनेंगे? क्या यूक्रेन की जंग अब परमाणु मोड़ पर पहुंच रही है? दूसरी तस्वीर मिडिल ईस्ट की, जहां ईरान और इजराइल आमने सामने खड़े हैं। ईरान ने इजराइल के 8 अहम ठिकानों को निशाने पर लिया हुआ। दावा किया जा रहा है कि अगर हमला हुआ तो 12 घंटे में इजराइल की तस्वीर बदल सकती है। मिसाइलों की बारिश, एयर बेस, कमांड सेंटर और रणनीतिक ठिकाने, यानी मिडिल ईस्ट किसी भी वक्त युद्ध के सबसे भयानक दौर में दाखिल हो सकता है। और तीसरी तस्वीर है गाजा की, जहां विनाश रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल अपनी आक्रामक नीति से बैकफुट पर आने को तैयार नहीं। नतीजा हर दिन मौत, तबाही और बेघर होते लोग। 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे और एक ही सवाल, क्या दुनिया एक साथ कई जंगों की आग में झुलसने जा रही है, या फिर कूटनीति इस तबाही को रोक पाएगी? चलिए देखते हैं आक्रमण। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। सबसे पहले ईरान पर कभी भी अमेरिका और इजराइल अटैक कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कम होने से हमलों के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका कनाडा से 28 जनवरी तक उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। जी हां, अमेरिका और कनाडा से उड़ानों को रोक दिया गया है और इससे संकेत ये मिल रहे हैं कि कभी भी अमेरिका कोई बड़ा कदम ले सकता है। अमेरिका ने इस वक्त ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है। और बता दें आपको कि इस वक्त ईरान के बहुत करीब यूएस का एक बहुत बड़ा जंगी बेड़ा, जिसे यूएस अब्राहम लिंकन के नाम से जाना जाता है, वो इस वक्त ईरान के करीब खड़ा है और अमेरिकी आर्मी बेस और इजराइल को सुरक्षा दे रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट को ईरान की खुली धमकी सामने आई है। अमेरिका को ईरान की विनाशक चेतावनी। अमेरिका सैन्य बेस वाले देशों को धमकाया गया है। जॉर्डन, कतर, बहरीन को दहलाने की चेतावनी दी गई। ईरान का कहना है कि कोई भी अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं है। सारे अमेरिकी बेस और इंक्लूडिंग इजराइल उसकी मिसाइल की जद में है। और ईरान की मिसाइल पावर की ताकत दुनिया जानती है। ईरान के पास बेशक मजबूत नेवी ना हो, ईरान के पास बेशक मजबूत एयरफोर्स ना, लेकिन उसके पास मिसाइल और ड्रोन की एक ऐसी ताकत है जिससे वो इजराइल पर भी अटैक करता रहा है। यानी ट्रंप की धौंस के बाद ईरान और सतर्क है, जंग के लिए कमर कस रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में तनाव एकदम चरम पर है। इजराइल में खौफ का माहौल है, क्योंकि ईरान ने इजराइल के 25 अहम ठिकानों को लॉक कर दिया है। इनमें से 8 ठिकानों पर भीषण बमबारी का खाका तैयार है। ईरान का दावा है, अगर जंग शुरू हुई तो सिर्फ 12 घंटे के अंदर इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। यही वजह है कि तेल अवीव से लेकर जेरूसलम तक हाई अलर्ट है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ चेतावनी है या युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? जंग को ट्रंप फाइनल कर चुके हैं, लेकिन ईरान से जंग कभी एक तरफा नहीं होने वाली। ये बात अमेरिका भी जानता है और इजराइल भी। यही वजह है कि तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक सायरन की बेचैनी है, क्योंकि ईरान के निशाने पर अब सिर्फ इजराइल नहीं, सीधे नेतन्याहू के सबसे सीक्रेट मिलिट्री अड्डे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे वो रिपोर्ट जो नेतन्याहू और उनके टॉप मिलिट्री चीफ्स के होश उड़ा देगी। कौन कौन से इजराइल एयरबेस ईरान की मिसाइल लिस्ट में हैं, कहां से उड़ते हैं इजराइल के घातक फाइटर जेट, और कौन सा अड्डा है ईरान का सबसे बड़ा टारगेट। सबसे पहले उत्तरी इजराइल की बात करते हैं। रमात डेविड एयरबेस, यह इजराइल का बड़ा फॉरवर्ड एयरबेस है। यहां तैनात हैं 40 से 50 F-16 फाइटर जेट। यहीं से लेबनान और सीरिया में ऑपरेशन कंट्रोल होता है। हिजबुल्लाह पर ज्यादातर एयर स्ट्राइक यहीं से लॉन्च होती है। यानी ईरान के लिए यह बेस सीधा वार टारगेट है। अब चलते हैं मध्य इजराइल की ओर। तेल नोव एयरबेस, यह इजराइल का बेहद अहम एयरफोर्स अड्डा है। यहां मौजूद है 40 F-15 फाइटर जेट और 20 CH-53 हेलीकॉप्टर जो अमेरिका से मिले हैं। F-15 इजराइल की डीप स्ट्राइक क्षमता की रीढ़ है। यहीं से लॉन्ग रेंज हमलों की प्लानिंग होती है। इजरायली वायुसेना में एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 10 से 15 फाइटर जेट होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के हिसाब से इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है।
UAV यानी ड्रोन स्क्वाड्रन मिशन के मुताबिक अलग अलग अड्डों पर तैनात किए जाते हैं और गाजा लेबनान में लगातार ऑपरेशन की वजह से इनकी जरूरत हमेशा बनी रहती है। अब बात एक बेहद खास अड्डे की। पालम मिशन एयरबेस मध्य इजराइल में है। इसे इजराइल का स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। यही है इजराइल की मिसाइल टेस्टिंग साइट। यही तैनात है एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा सपोर्ट और अटैक रोल के लिए 50 हेलीकॉप्टर यहीं से ऑपरेट होते हैं। अब चलते हैं ड्रोन वार के सेंटर पर। हित्जोर एयरबेस अशदोद के पास है। यहाँ कोई फाइटर स्क्वाड्रन नहीं, लेकिन ये इजराइल का डेडली ड्रोन हब है। यहाँ तैनात है हेरोन ड्रोन, ऑर्बिटर ड्रोन। यही ड्रोन गाजा से लेकर लेबनान तक निगरानी और हमले करते हैं। आपने देख लिए 4 बड़े अड्डे, लेकिन ईरान की नजर सबसे ज्यादा जिस अड्डे पर है वो है नेवातिम एयरबेस। दक्षिण इजराइल में है। ये नेतन्याहू का सबसे सीक्रेट और सबसे सुरक्षित मिलिट्री बेस माना जाता है। नेवातिम पर ईरान पहले भी 2 बार हमला कर चुका है। पहला हमला 1 और 2 अक्टूबर की रात 2024 को, जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक कर हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया था। दूसरा हमला जून 2025 की रात, जब काउंटर अटैक में ईरान ने नेवातिम को बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया था। इन हमलों ने एक बात साफ कर दी, इजराइल का सबसे सुरक्षित अड्डा भी ईरान की जद में है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने दक्षिण इजराइल के सभी मिलिट्री बेस हाई अलर्ट पर रखे हैं और ईरान के पास इन सभी अड्डों की डिटेल रिपोर्ट मौजूद है। नेवातिम एयरबेस की सबसे बड़ी ताकत यहाँ तैनात है 48 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट। F-35 रडार से बचने वाला डीप स्ट्राइक स्पेशलिस्ट और अमेरिका का सबसे एडवांस जेट है। इजराइल को मिला है अब तक का सबसे घातक हथियार और यही ईरान का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा टारगेट है। अब दूसरा अहम बेस हाथ जेरिम एयरबेस जो दक्षिण इजराइल में है। यहाँ मौजूद है 25 F-15 फाइटर जेट, 25 F-16 फाइटर जेट, यानी फाइटर पावर का पूरा पैकेज है। इसीलिए यह भी ईरान की हिट लिस्ट में है। ईरान के टारगेट पर सिर्फ एयरबेस नहीं, कम से कम 25 बड़े ठिकाने भी हैं। इनमें शामिल है मिलिट्री बेस, कमांड सेंटर और डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, यानी अगर जंग बढ़ी तो दांव परमाणु स्तर तक जा सकता है। अब समझिए ईरान की मिसाइल ताकत। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा है, उन्हें इजराइल के लिए फुल्ली एक्टिव कर दिया गया है। ईरान की घातक मिसाइलें खुर्रम शहर जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, मिसाइल फतह जिसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, शहाब 3 जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, सेजिल मिसाइल जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। कुल मिलाकर 8 तरह की मिसाइलें हैं जो इजराइल के एक-एक इंच को कवर करती हैं। ईरान पहले ही दुनिया को दिखा चुका है अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, जहां 10, 20 या 100 नहीं बल्कि हजारों मिसाइलें हर वक्त फायर के लिए तैयार रहती है। इमाद, सेजिल और खैबर शिकन ये वही मिसाइलें हैं जो पहले भी इजराइल पर दागी जा चुकी हैं। तो वहीं दावा यह भी है कि ईरान को कुछ और इजरायली अड्डों की जानकारी भी मिल चुकी है। रेमन एयरबेस दक्षिण इजराइल में है। यहाँ तैनात है 40 F-16, 20 अपाचे हेलीकॉप्टर। तो वहीं उदा एयरबेस में इजरायली एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ 15 F-16 जेट और इंटरनेशनल वॉर ड्रिल्स होती है। इसी तैयारी के चलते तेहरान से लेकर मॉस्को तक, बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी हो चुका है, क्योंकि अगर ये जंग शुरू हुई तो ये सिर्फ इजराइल ईरान की जंग नहीं होगी। कुल मिलाकर जंग का बटन दबने को तैयार है। ट्रंप का फैसला, नेतन्याहू की मजबूरी और खामनेई का आदेश, तीनों मिलाकर मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर बिठा चुके हैं। अब सवाल सिर्फ एक पहली मिसाइल कब और कहां गिरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। ईरान में अमेरिका के विनाशक हमलों का डर है। अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन आने के बाद नोटम जारी किया गया है। पूरे ईरान में 3 महीने के लिए नोटम जारी कर दिया गया है, यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। ईरान में अमेरिका के विनाशक हमलों का डर इसे वजह माना जा रहा है। अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन के ईरान के करीब आने के बाद यह फैसला लिया गया है। नोटम जारी कर दिया गया है पायलट्स के लिए। पूरे ईरान में 3 महीने के लिए नोटम जारी किया गया है, यानी ये तनाव इस वक्त चरम पर है। और इस तनाव के बीच खबर यह है कि अमेरिका अब चारों तरफ से ईरान को घेर चुका है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त बहुत बड़ा हमला हो सकता है और इसी आशंका ने ईरान में हलचल तेज कर दी है। तेहरान में हलचल लगातार जारी है, बैठकों का दौर है, सैन्य और राजनीतिक स्तर पर तैयारियों की खबरें हैं। वहीं मशहद से भी हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है, जिससे ईरान के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। सवाल यह कि क्या यह सब किसी बड़े टकराव की आड़ है और दुनिया एक बार फिर एक और जंगी मुहाने पर खड़ी है।
ईरान के भीतर बवाल, सड़कों पर गुस्सा, हजारों गिरफ्तारियां और उसी बीच अमेरिका की सैन्य तैयारियां। संकेत साफ है, अगर बात नहीं बनी तो बम बोलेंगे। अमेरिका इस बार कोई चूक नहीं चाहता, इसलिए ईरान को चारों दिशाओं से रणनीतिक तौर पर घेरा जा रहा है। अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका स्ट्राइक ग्रुप अब पहुंच चुका है मलक्का स्ट्रेट तक। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित ये इलाका दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता माना जाता है। ये तैनाती सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि ईरान पर दबाव बनाने की सोची समझी रणनीति है। फ्लाइट रडार के मुताबिक अमेरिका ने 12 F-15 फाइटर जेट जॉर्डन में तैनात कर दिए हैं। यही वो रास्ता है जिससे जून 2025 में इजराइल ने ईरान पर पहला हमला किया था। यानी अमेरिका वही रास्ता अपना रहा है जो पहले टेस्ट किया जा चुका है। हिंद महासागर में स्थित डिएगो गेरेसिया, यहाँ अमेरिकी C-17 परिवहन विमान की तैनाती। यहीं से फारस की खाड़ी के जरिए ईरान की घेराबंदी और आसान हो जाती है। राजनीतिक संकेत भी साफ है। इजराइल में अमेरिका के पूर्व राजदूत डैन शापिरो ने एक पोस्ट में बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली इशारा करती है कि ईरान पर हमला हो सकता है और सबसे बड़ा निशाना सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई होंगे। ट्रंप के बयान से बड़ी हलचल है। 2 दिन पहले ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि मैं चाहता हूं कि ईरान में नए लोग सत्ता में आए जो देश को आगे ले जाएं। ट्रंप ने खामनेई को बीमार व्यक्ति तक कह डाला। यानी सिर्फ नीति नहीं, सीधा नेतृत्व पर हमला है। इसी बीच निर्वासित पूर्व राजकुमार रजा पहलवी ने एक मसौदा पेश किया है जिसमें दावा किया गया कि अगर खामनेई सरकार जाती है तो ईरान में पूर्ण लोकतंत्र, धर्म और राज्य को अलग अलग करना, आजाद चुनाव यानी ईरान के भविष्य का पूरा नया खाका तैयार है। ईरान भी सतर्क है। अब बात करते हैं तेहरान की। तेहरान की सरकार पूरे बवाल को अमेरिका और इजराइल की साजिश बता रही है। मतलब साफ, ईरान अपने पड़ोसी देशों को अपने पाले में करने में जुटा है। हालात इतने गंभीर है कि खुद आयतुल्लाह अली खामनेई आम नागरिकों से संपर्क में है। सरकार कोशिश कर रही है कि जनता को समझाया जा सके ये बवाल बाहरी ताकतों की देन है। वही मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ईरान में अब तक 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सड़कों पर सख्ती, इंटरनेट पर पाबंदी और विरोध की आवाजों पर कड़ा शिकंजा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने का दावा है कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर भी काम कर रही है। महंगाई कम करने और जनता को राहत देने की योजना बनाई जा रही है। अब सबसे अहम सवाल, अगर अमेरिका हमला करेगा तो कैसे करेगा? विशेषज्ञों की राय साफ है। अमेरिका ईरान में अपने सैनिक नहीं उतारेगा, बल्कि दूर से हमला करेगा। पहले भी अमेरिका B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर चुका है। भविष्य में भी हाईटेक हथियारों से ऐसी ही कार्रवाई संभव है। अमेरिका के पास टॉमहॉक क्रूज मिसाइल एक बड़ा हथियार है। इसे युद्धपोत, पनडुब्बी दोनों से दागा जा सकता है। खास बात यह है कि जहाजों को ईरानी तट से काफी दूर रखा जा सकता है, यानी कम खतरा और सटीक हमला। सिर्फ बम नहीं, अमेरिका साइबर हमला भी कर सकता है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर, ड्रोन कंट्रोल नेटवर्क पर। इसके अलावा ईरान में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने में मदद की जा सकती है, जिससे प्रदर्शनकारियों को ताकत मिले और सरकार पर दबाव बढ़े। ईरान के भीतर बवाल है और बाहर से घेराबंदी है। एक तरफ खामनेई की सत्ता, दूसरी तरफ अमेरिका की ताकत। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या बातचीत से बात बनेगी या फिर मिडल ईस्ट एक और जंग की आग में झुलसेगा? क्योंकि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है और अब चिंगारी बहुत करीब है। ईरान ने अमेरिका को 3 मोर्चों पर घेरने का प्लान बनाया है। ये सिर्फ ताकत की जंग नहीं होगी, ये होगी चाल, चालाकी और गुरिल्ला वॉरफेयर की जंग। और अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट ज्वालामुखी बन जाएगा।
ईरान साफ कर चुका है, सुप्रीम लीडर पर हमला मतलब कुल युद्ध, यानी कि ऑल आउट वार। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान खुली धमकी दे चुके हैं, अगर खामनेई पर हमला करने की कोशिश हुई तो दुनिया सिर्फ तबाही देखेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। यानी कयामत जैसे हालात, हर तरफ बम, हर तरफ चीखे। ईरान जानता है कि अमेरिका से सीधी भिड़ंत उसके लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए ईरान ने चुनी है असिमेट्रिक वॉरफेयर की राह, यानी सीधा नहीं, चारों तरफ से वार। पहला मोर्चा समंदर यानी फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, अरब सागर, इन तीनों इलाकों में ईरान ने अपना चक्रव्यूह रच दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन है, अगर यहाँ जरा से भी रुकावट आई तो तेल के दाम आसमान पर होंगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ईरान की समुद्री रणनीति है कि ईरान की पनडुब्बियां समंदर में माइंस बिछा सकती हैं। छोटी पनडुब्बियों से टॉर्पीडो दागे जा सकते हैं। अचानक एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला, योजना ये भी है कि अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर का इंजन सिस्टम नष्ट कर सकता है एक बार और सुपर पावर की ताकत समंदर में फंस जाए। दूसरा मोर्चा यानी कि अमेरिकी सैन्य अड्डे पर अटैक। ईरान जानता है कि अमेरिका की ताकत उसके बेस है, इसीलिए ये बेस सीधे निशाने पर है। उनमें से संभावित टारगेट वो कतर का अल उदैद एयरबेस, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, यही F-35 फाइटर जेट, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर तैनात हैं। इन बेस पर हमला अमेरिका की हवाई ताकत को सीधा झटका देगा, क्योंकि ईरान ऐसा पहले भी कर चुका है। पिछले साल ईरान ने इस क्षेत्र में एक अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था। इसके बाद वाशिंगटन को एक बेस से सैनिकों की संख्या घटानी पड़ी थी। जून में ईरान ने कतर के अल उदैद बेस पर हमला किया था। ईरान ने कहा यह हमला उसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का बदला था। इसके बाद सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शाम खानी ने ट्रंप को चेतावनी दी। ये हमला दिखाता है कि ईरान किसी भी हमले का जवाब देने की इच्छा और क्षमता दोनों रखता है। अब आता है तीसरा मोर्चा, यानी कि मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा हथियार मिसाइलें और ड्रोन है। ईरान की सैन्य ताकत रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के टॉप 20 सैन्य देशों में ईरान का 145 देशों में 16वां स्थान है। सैनिक शक्ति 6.10 लाख सक्रिय है सैनिक। IRGC ईरान की असली ताकत है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC गैर पारंपरिक युद्ध में माहिर, गुरिल्ला अटैक का मास्टर, सीक्रेट ऑपरेशन में एक्सपर्ट, एयर और नेवी पावर 551 लड़ाकू विमान, नौसेना में 147 एसेट, 25 सबमरीन, ड्रोन और मिसाइल ताकत। ड्रोन के मामले में ईरान दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। भले ही अमेरिका ताकतवर है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि ईरान पर हमला इतना आसान नहीं। विशेषज्ञों की राय, ईरान के पास मिसाइलें, ड्रोन, गुरिल्ला रणनीति, यही अमेरिका के खिलाफ उसका सबसे बड़ा हथियार है। एक तरफ अमेरिका की सुपर पावर, दूसरी तरफ ईरान की चालाक रणनीति। अगर खामनेई पर हमला हुआ तो जंग सिर्फ ईरान अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी, पूरा मिडल ईस्ट आग में झुलस जाएगा। अब सवाल सिर्फ एक, क्या वाशिंगटन इस चक्रव्यूह में फंसने का जोखिम उठाएगा या फिर बातचीत से जंग को रोक पाएगा? क्योंकि जून में ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी दुनिया को उम्मीद नहीं थी। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर यह साबित कर दिया कि उसकी मिसाइल ताकत कागजी नहीं हकीकत है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इजराइल का आयरन डोम उस हमले के सामने पूरी तरह फुस नजर आया। दर्जनों मिसाइल एक साथ तेज और सटीक। आयरन डोम कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि ईरान की मिसाइलें इजराइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे गई। यही वजह है कि आज सवाल उठ रहा है, क्या ईरान पर सीधा हमला करने से नेतन्याहू और ट्रंप डर रहे हैं? क्योंकि अगर ईरान की मिसाइलें इजराइल तक पहुंच सकती हैं, तो फिर अमेरिकी बेस, एयरक्राफ्ट कैरियर और मिडिल ईस्ट के ठिकाने कितने सुरक्षित हैं? ईरान ने एक ही हमले में 3 संदेश दिए। पहला, उसकी मिसाइलें रोकी नहीं जा सकती। दूसरा, एयर डिफेंस को ओवरलोड किया जा सकता है। और तीसरा, अगर सीधी जंग हुई तो नुकसान सीमित नहीं रहेगा।
यही वजह है कि आज वाशिंगटन और तेल अवीव भी सोच रहा है, क्योंकि ईरान पर सीधा हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंकने का खतरा है। और शायद इसी डर की वजह से अभी तक बम नहीं बयान चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसको भी आपको बताते हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। एनर्जी सेक्टर चरमरा गई है। भीषण ठंड से 12 लाख लोगों का हाल बेहाल है। कीव समेत कई इलाकों में बिजली सप्लाई लंबे समय से ठप है। तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। यानी कि यूक्रेन इस वक्त दोहरे अटैक का, डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ रूस का अटैक, दूसरी तरफ मौसम का अटैक, बर्फ का अटैक, तापमान का अटैक। और ये दोनों अटैक इतने ब्रूटल हैं कि यूक्रेन के पास बचने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर पर बार बार रूस ने हमला करके वहां की एनर्जी सेक्टर को पूरी तरीके से तोड़ दिया है, जिससे यूक्रेन में न तो बिजली ठीक से मिल पा रही है और न ही गैस ही ठीक से उपलब्ध हो पा रही है। लोग पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत पर निर्भर हो गए हैं, लकड़ी जलाकर किसी तरह से दिन निकाल रहे हैं। यानी रूस के ताजा हमलों ने यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। कड़ाके की सर्दी के बीच राजधानी कीव समेत कई इलाकों में बिजली और हीटिंग सिस्टम पूरी तरीके से ठप है। नतीजा यह है कि करीब 12 लाख लोग ठंड और अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। तापमान माइनस में पहुंच चुका और हालात ऐसे हैं कि घर में न तो रोशनी है और न ही गर्मी है। यह हमला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं है, ये सीधा अटैक है, एक स्ट्रेटेजिक हमला कि एक तरफ आप पर मिसाइल गिरेगी, दूसरी तरफ आप ठंड से मरेंगे। और ये यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। यूक्रेन जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि जिंदगी की हर बुनियादी जरूरत पर लड़ी जा रही है। तड़के सुबह जब लोग नींद में थे, तभी रूस ने यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम पर एक और सबसे बड़ा हमला कर दिया। राजधानी कीव से लेकर देश के कई हिस्सों में जोरदार धमाकों की आवाजें गूंज उठी और इन धमाकों के साथ यूक्रेन एक बार फिर अंधेरे और ठंड की गिरफ्त में चला गया। इस हमले का असर सीधा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। पूरे यूक्रेन में करीब 12 लाख संपत्तियां बिजली से महरूम हो गई और यह सब ऐसे वक्त में हुआ जब तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। यानी न बिजली न हीटिंग और बाहर जानलेवा ठंड है। वही राजधानी कीव की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ओलेक्सी कुलेबा के मुताबिक देर रात तक कीव की 3200 से ज्यादा इमारतों में हीटिंग पूरी तरह ठप हो गई थी। सुबह तक ये संख्या तकरीबन 6000 इमारतों तक पहुंच गई। हालांकि इमरजेंसी मरम्मत के बाद स्थिति को कुछ हद तक संभाला गया, लेकिन अब भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। कीव में 160 से ज्यादा आपातकालीन टीमें लगातार काम कर रही हैं। टूटे हुए पाइप, जले हुए सब स्टेशन और तबाह बिजली लाइनों को ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब लगातार हमले हो रहे हो तो क्या मरम्मत टिक पाएगी? ऊर्जा मंत्री डेनिस शिमिहाल का बयान है कि हालात की गंभीरता को और साफ कर देता है। उनके मुताबिक सिर्फ कीव में ही 8 लाख से ज्यादा घरों में अब भी बिजली नहीं है। वहीं कीव के उत्तर में स्थित चेरनीहिव क्षेत्र में करीब 4 लाख लोग अंधेरे में डूब गए हैं। शिमिहाल साफ कहते हैं कि दुश्मन के लगातार हमलों के कारण स्थिति को स्थिर करना बेहद मुश्किल हो गया है। इन हमलों ने यूक्रेन की पहले से कमजोर ऊर्जा व्यवस्था की कमर तोड़ दी है। कई इलाकों में केंद्रीय हीटिंग सिस्टम पहले ही क्षतिग्रस्त था, अपार्टमेंट्स पहले से ठंडे पड़े थे और अब नए हमलों ने हालात को और भी बदतर बना दिया है। सोचिए -10 डिग्री तापमान, घरों में अंधेरा, न गर्म पानी, न हीटर, न बिजली, बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग।
सबसे ज्यादा इन्हीं पर मार पड़ रही है। यूक्रेनी सरकार का दावा है कि क्षतिग्रस्त बिजली संयंत्रों की तेजी से मरम्मत की जा रही है। बिजली आयात बढ़ाया जा रहा है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन जंग के बीच ये कोशिशें कितनी कारगर होंगी, ये बड़ा सवाल है। इस हमले में जान माल का नुकसान भी हुआ है। कीव के मेयर मिताली के मुताबिक राजधानी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में हालात और भी चिंताजनक हैं। यहां 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। यानी रूस के हमलों में अब मासूम भी सुरक्षित नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब शांति की कोशिशें चल रही हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच संयुक्त अरब अमीरात में बातचीत हो रही है। दो दिन की वार्ता, कई दौर की चर्चाएं, लेकिन अब तक किसी समझौते के संकेत नहीं मिले हैं। अगले हफ्ते फिर से बातचीत होने की संभावना जरूर है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी की बातें और दूसरी तरफ मिसाइलों और ड्रोन से ऊर्जा ढांचे पर लगातार हमले। यूक्रेनी शहरों पर बमबारी लगातार जारी है और मॉस्को लगातार अटैक कर रहा है। कीव और खार्किव पर रूस के नए हमले सामने आए हैं। हमलों में कम से कम 27 लोग घायल हुए हैं। ड्रोन के हमले में कई इमारतों में आग लग गई है। मॉस्को किसी तरह से कोई रियायत, कोई रहम यूक्रेन पर नहीं दिखा रहा है और यूक्रेन को उसके किए की सजा दे रहा है। यूक्रेन पर किसी तरह से कोई रहम के मूड में मॉस्को नहीं दिख रहा है। रूस के साथ जैसे जैसे बातचीत शांति की आगे बढ़ती है, यूक्रेन के साथ सीजफायर पर बातचीत होती है और जब यह बातचीत होती है उसी दरमियान रूस अटैक तेज कर देता है, इंटेंसिटी बढ़ा देता है, मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर देता है। यानी रूस की रणनीति साफ दिख रही है, सीधे सैन्य ठिकाने के बजाय यूक्रेन की बिजली, पानी, हीटिंग व्यवस्था को निशाना बनाया जाए, यानी एनर्जी को तोड़ दे, जिससे आम लोगों की जिंदगी नरक बन जाए और सरकार पर दबाव बढ़े। कुल मिलाकर यूक्रेन सिर्फ जमीन पर जंग नहीं लड़ रहा, वो ठंड से भी लड़ रहा है, अंधेरे से भी लड़ रहा है और जिंदगी बचाने की जंग भी लड़ रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच शांति की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। जंग रोकने के लिए अब तक तमाम अहम बैठकें अब तक बेनतीजा रही। डोनबास इलाके को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। और इसी के साथ अब दुनिया एक बार फिर उसी सवाल से जूझ रही है, क्या ये युद्ध अब और ज्यादा विनाशकारी होने वाला है? रूस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो रूस अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए सैन्य ताकत का और ज्यादा इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन रूस के बीच हुई ताजा बातचीत में डोनबास क्षेत्र के भविष्य को लेकर सबसे बड़ा विवाद सामने आया।
रूस चाहता है कि डोनबास को लेकर उसकी शर्तों को माना जाए, जबकि यूक्रेन किसी भी हालत में अपने क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने को तैयार नहीं है। यही वजह रही कि कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई साझा रास्ता नहीं निकल सका। बैठक विफल होने के बाद पुतिन ने दो टूक लहजे में अमेरिका और यूक्रेन को चेतावनी दी। पुतिन ने कहा, अगर कूटनीति रास्ता काम नहीं करता तो रूस के पास विकल्प खुले हैं। पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन शांति वार्ता का सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसका असली इरादा युद्ध को लंबा खींचने का है, ताकि पश्चिमी देशों से ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद मिल सके। वो अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और नेटो की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। रूस बार बार आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन को हथियार देकर पश्चिमी देश इस युद्ध को और भड़का रहे हैं। यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके पीछे अमेरिका और नेटो की ताकत खड़ी है। यही वजह है कि रूस अब इस संघर्ष को सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं मान रहा। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अगर बातचीत पूरी तरह खत्म होती है तो रूस यूक्रेन के बड़े शहरों को एक बार फिर निशाना बना सकता है। कीव, खार्किव और ओडिशा जैसे शहर रूस की रणनीति में अहम माने जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तबाही का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि देश की सेना हर हाल में मुकाबले के लिए तैयार है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि लगातार युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और आम जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और सर्दियों में हालात और भी मुश्किल हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये जंग कब तक चलेगी? इसका कोई तय समय नहीं है। ना रूस पीछे हटने को तैयार, ना यूक्रेन झुकने के मूड में है। शांति वार्ता नाकाम हो चुकी है और सैन्य टकराव की आशंका बढ़ती चली जा रही है। आक्रमण में फिलहाल वक्त ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।